अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और ये वो बेसिक मेडिकल नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इंस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको लीगल इश्यूज से भी बचने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम एंटीप्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे से मिलते जुलते कुछ और ड्रग्स भी हैं हमारे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। एंटीप्लेटलेट्स की 4 टाइप्स हैं जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। उसके बाद एंटी कोगुलेंट्स हैं जिसमें हेपरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर्स, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, वारफरिन एंड नोक्स या डोग्स, यानी नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट्स या डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स। जो ओरल मेडिकेशन हैं वो भी इसमें शामिल हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि थ्रोम्बोलिटिक्स क्या होते हैं, जिसमें स्टेप्टोकाइनेज है जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूरोकाइनेज है, एल्टीप्लेज है एंड सो ऑन। तो ये एक ओवरव्यू है जो हम अगले कुछ वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम एंटीप्लेटलेट्स को ही डिस्कस करेंगे, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट हैं सबके, और इसमें जो ड्रग्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, तो वो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। एंटीप्लेटलेट्स की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये आप देखें, ये एक ब्लड वेसल है और इसके जो इंटरनल लाइनिंग है वो एंडोथीलियम की लाइनिंग है, राइट। और एंडोथीलियम जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो रिलीज़ करती रहती है ब्लड में, जो कि प्लेटलेट्स को इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रखते हैं ताकि वो बिला वजह कोगुलेशन ना करते रहें या क्लॉट ना बनाते रहें, राइट। वेन एवर देयर इज़ एक्सपोजर ऑफ कोलेजन, यानी एंडोथीलियम लेयर जो है वो डिसरप्ट हो जाए किसी तरह से और जो कोलेजन है अंडरलाइंग वो एक्सपोज हो जाए, तो प्लेटलेट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं तो वो मीडिएटर्स को रिलीज़ करते हैं। वो मीडिएटर्स क्या हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब वो मीडिएटर्स जो हैं वो अदर प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेंगे और एक्टिवेट करेंगे, और उससे होगा क्या कि प्लेटलेट्स जो है वो आपस में क्लम्प हो जाएंगे और एक क्लॉट बना देंगे, राइट। इसकी जो एक मोटी सी आउटलाइन है वो ये है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि कोई बाहर से ट्रॉमा हो या इंजरी हो जो कि ब्लड वेसल को इंजर करे, तो उसके नतीजे में भी जो है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो सकता है और वो भी कोगुलेशन करता है, राइट। ये बात मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ जिसमें मैंने प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी होमोस्टेसिस की बात की थी कि प्राइमरी होमोस्टेसिस जो है वो उसमें प्लेटलेट्स का मेन रोल होता है, और जो सेकेंडरी होमोस्टेसिस है उसमें कोगुलेशन फैक्टर्स का जो है वो बेसिक रोल होता है, और वो मिलकर जो है वो क्लॉट बनाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। उससे आपको उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी होमोस्टेसिस में क्या डिफरेंस है, राइट। जो मीडिएटर्स प्लेटलेट्स रिलीज़ करते हैं उनमें जो बेसिक मीडिएटर्स हैं वो ये हैं: एडीपी थ्रोम्बिन, सेरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिन ए2, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन हो जाती है, राइट। ये सारी चीज़ें मिलकर जो हैं वो प्लेटलेट्स टू प्लेटलेट्स प्लग बनाते हैं, और बीच में जो ब्रिज होता है वो फाइब्रिनोजन का होता है। ये एक लंबी चौड़ी डिटेल है जिसको मैंने समराइज़ करते हुए, एब्रीविएट करते हुए आपको बताया है, राइट। क्लिनिकली अगर आप इतना याद कर लें तो काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल जो हैं वो क्लिनिकली इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पैथोलॉजी स्पेसिफिक हो जाती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एंटीप्लेटलेट्स जो हैं वो 4 तरह के हैं। नंबर 1 एस्पिरिन, नंबर 2 क्लोपिडोग्रल, जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं। कुछ और एंटीप्लेटलेट्स भी हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन है वो एस्पिरिन है, और ये कोक्स इनहिबिटर होती है। दैट विल लीड टू इनहिबिशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन ए2, राइट, जो कि हमने डिस्कस किया था कि प्लेटलेट रिलीज़ करता है मीडिएटर, और इससे फिर आगे जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन होती है। तो एस्पिरिन जो है वो थ्रोम्बोक्सिन ए2 के लेवल पे इसको इनहिबिट करेगा और क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देगा। इस तरह सेकंड क्लास है क्लोपिडोग्रल, टिक्लोपिडीन, टाइकाग्रिलोर एंड प्रेसुग्रल, राइट। प्रेसुग्रल जो है वो एक फास्ट एक्टिंग मेडिसिन है, लेकिन इसमें ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और इनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो एडीपी एडीपी थ्रोम्बिन को ब्लॉक करते हैं। दैट विल लीड टू इनएक्टिवेशन
और दैट विल इनहिबिट द एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर, जो है कि हमने डिस्कस किया, वो इस रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं होने देगा और उसकी वजह से एग्रीगेशन नहीं हो पाएगी, राइट। तो इस ग्रुप का जो मैकेनिज्म एक्शन है वो ADP के थ्रू है और ये ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड क्लास है वो एप्सिक्सीमैब है, इसमें टाइरोफिबान है और एप्टीफिबाटाइड है। ये IV यूज़ होता है और इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो भी यही है कि ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर को ये एक्टिवेट नहीं होने देंगे। और ये रिसेप्टर जो है वो प्लेटलेट के ऊपर होते हैं और दो प्लेटलेट्स के बीच में जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो फाइब्रिनोजन ब्रिज बनता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट जो है वो एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी इस लेवल पे आके ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A को इनएक्टिवेट करेंगे और प्लेटलेट प्लग नहीं बनने देंगे, राइट। ये नाम से ही जाहिर है कि ये मैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और ये फाइब्रिनोजन के अगेंस्ट काम करने वाली मेडिसिन हैं। इसमें जो फोर्थ ग्रुप है उसमें सिलोस्टाजोल एंड डाईपाइराबोल शामिल हैं। ये एक्ट करती हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर के तौर पे एंड दैट इनहिबिशन विल लीड टू डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इंट्रासेलुलर, यानी प्लेटलेट के जो अंदर का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कैल्शियम की जो क्वांटिटी है उसको कम कर देंगी एंड दैट विल इनहिबिट द एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट, राइट। तो इनका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो इस तरह से है कि ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करेंगी, दैट विल लीड टू डिक्रीज कैल्शियम एंड दैट विल लीड टू इनहिबिशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। और इसका जो दूसरा मैकेनिज्म एक्शन है वो ये है कि ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर हैं, so they will lead to vasodilatation and that's why they are used in peripheral arterial disease patients। अब हम इनके ओवरऑल यूज़ देख लेते हैं कि ये किस तरह से किन कंडीशन में यूज़ हो सकती हैं। तो एंटीप्लेटलेट्स को हम ब्लड थिनर्स भी बोलते हैं। तो ये जो है ACS में, एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम में, जिसको हम ACS प्रोटोकॉल का नाम देते हैं, उसमें यूज़ होती हैं। उसके बाद क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी जो क्रोनिक डिजीज़ हो उसमें यूज़ होती हैं। स्ट्रोक या TIA जो कि इस्कीमिक हो उसमें ये यूज़ होती हैं। प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये लॉन्ग टर्म यूज़ होती हैं, राइट। और पेरिफेरल आर्टियल डिजीज़ जो मैं बता चुका हूँ उसमें ये फोर्थ ग्रुप जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें सिलोस्टाजोल एंड पायरिडामोल शामिल है। ये आपको प्लीटाल के नाम से मार्केट में मिल जाएगी, ओरल मेडिकेशन होती है। क्लोपिडोग्रिल जो है ये आपको नोक्लोट के नाम से मिल जाती है मार्केट में, और एस्प्रीन जो है ये आपको डिस्प्रीन के नाम से मार्केट में मिल जाती है। और इनके जो ओवरऑल एडवर्स इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये ब्लड थिनर्स हैं, सो दे विल लीड टू ब्लीडिंग टेंडेंसी एंड हेडेक। हेडेक जो है वो वेजोडाइलेटेशन, हेडेक जो है वो फोर्थ ग्रुप कराएगा क्योंकि ये वेजोडाइलेटेशन भी करवाता है, सो दैट विल लीड टू हेडेक। बाकी जो तीन ग्रुप्स हैं उनका जो एडवर्स इफेक्ट है वो ब्लीडिंग है, यानी खून जो है वो ज़्यादा पतला हो सकता है और ब्लीड कर सकता है। और एंटीप्लेटलेट्स मेडिकेशन जो है इनका एज सच कोई एंटीडोट नहीं है और इसमें हमें वेट करना पड़ता है कि इनका जो हाफ़ लाइफ है वो ओवर हो जाए, तो तब प्लेटलेट्स जो हैं, जो नए प्लेटलेट्स बनेंगे वो अपना काम सही से कर सकेंगे। जिन प्लेटलेट्स को इनएक्टिव कर दिया गया है वो अपनी सारी लाइफ के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, राइट। और प्लेटलेट्स की लाइफ जो है वो आपको पता है कि 7 to 10 डेज़ तक मैक्सिमम होती है। तो अगर एंटीप्लेटलेट्स की ओवरडोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो वो तभी कंट्रोल हो सकती है जब नए प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड में आ जाएंगे, राइट। क्योंकि प्लेटलेट्स का कोई न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, तो उसमें जो एंजाइम इनएक्टिव हो गया वो उसकी पूरी लाइफ के लिए इनएक्टिव ही रहेगा, राइट। और ये थी एक ब्रीफ सी वीडियो के एंटीप्लेटलेट्स कौन सी मेडिकेशन हैं, कितने ग्रुप्स हैं और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली वो किन डिजीज़ में यूज़ होती हैं, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।